नारी शक्ति बंधन बिल आया। संसद में तालियां भी बजी। हर दल ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें भी की। लेकिन सवाल यह है कि जब असली ताकत देने की बारी आती है, जब मंत्रिमंडल में जगह देने की बात आती है, जब बड़े मंत्रालय सौंपने की बात आती है, तो आखिर सभी राजनीतिक दल पीछे क्यों हट जाते हैं? क्या महिलाओं का सम्मान सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित है? क्या महिला आरक्षण सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बनकर रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की राजनीति आज भी महिलाओं को निर्णय लेने वाली शक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है? आज की इस बड़ी बहस में हम पूछेंगे, नारी शक्ति बंधन बिल, लेकिन सत्ता में महिलाओं की हिस्सेदारी कब? नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। वही सवाल है कि आरक्षण की बातें होती हैं, लेकिन टिकट देने में क्यों गड़बड़ी होती है? टिकट क्यों नहीं आरक्षण के मुताबिक दे दिया जाता है? दलों को तो किसी ने नहीं रोका है। मंत्रिमंडल में जगह देने की बात आती है तो मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं मिलती? आज भी देख लीजिए, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, चाहे राज्यों के मंत्रिमंडल हो, कहीं भी अभी बिहार का मंत्रिमंडल गठित हुआ है, मात्र 5 महिलाओं को जगह मिली है। उनको भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय नहीं दिए गए हैं जिससे कि वो कुछ अपने को साबित कर सके, कुछ करके दिखा सके। अधिकांश जगहों पे एक्सेप्शन छोड़ के, मान लीजिए कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे रक्षा विभाग है, कृषि विभाग है, वित्त विभाग है, या बड़े बड़े जो विभाग हैं, उसमें महिलाओं को नहीं रखा जाता है। हालांकि अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, वो एक्सेप्शनल है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये विषय उठाया। और नारी से जो जुड़ा हुआ विषय होता है वो आपके बहुत करीब होता है, और हमारे आपसे इसे लेकर जो है कभी कभी असहमति होती है। लेकिन आज असहमति की बिंदु नहीं दिख रही है, नहीं दिख रहा है। वो बिंदु जो है वो मिसिंग है। मुझे लगता है कि आपने जिस तरह की स्टार्ट की है, आपने जिस तरह का इंट्रो दिया है, उसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि राजनीति महिलाओं के नाम पे की जा रही है। महिलाओं का सवाल उठाया जा रहा है। 2-2 दिन की स्पेशल संसद का सत्र होता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाता है, और उस पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उनके हिस्सेदारी की बातें, आधी आबादी के हक की बातें, उनके हकूक की बातें, है ना, उनके सम्मान की बातें, नारी शक्ति के वंदन की बातें होती हैं। लेकिन ये जो है सदन में भाषण तक ही सीमित रहता है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। बिहार में अगर हम लोग मंत्रिमंडल विस्तार को देखें, सम्राट चौधरी का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जो भव्य समारोह हुआ, वहां जो 5-5 का ग्रुप, है ना, और 6-6 का ग्रुप, उसमें महिलाओं की उपस्थिति मैं तो ढूंढ रहा था। हर ग्रुप में एक महिला दिख रही थी, है ना, और 1-2 ग्रुप तो ऐसे थे जिसमें कोई भी महिला नहीं दिखी। तो सवाल यह है कि 32 लोगों ने शपथ ली, और उसमें महिलाएं कितनी? 5। बीजेपी ने कितनी महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह दी? 2, है ना, 15 में 2। इसके साथ ही जेडीयू ने, जो उनके प्रमुख घटक दल हैं, उन्होंने कितना दिया? 3 दिया। थोड़ा सा एक बढ़ गए हैं वो। बाकी जो दल हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हैं, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वहां से तो कोई भी मंत्री नहीं बने। 2 जो है उनके पुरुष उम्मीदवार, हालांकि 4 उनके मेंबर हैं। कहा या वहां पे ये कहा जा सकता है कि भाई उनके पास महिला विधायक नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में 2 है, परिवार के ही की महिलाएं हैं, उनको मौका दिया जा सकता था। तो सवाल देखिए उठता है। आपको याद होगा सुनीता जी कि जब बिहार का चुनाव चल रहा था, है ना, उस दौरान जब हम लोग वोटिंग की चर्चा कर रहे थे, तो आप जो फिगर आ रहा था कि पुरुषों का वोट परसेंटेज कितना और महिलाओं का वोट परसेंटेज कितना, है ना, 62, जैसा मुझे याद आ रहा है, 62 कुछ प्रतिशत जो है वो पुरुषों का वोट परसेंटेज था, और महिलाओं का वोट परसेंटेज 71% से अधिक था, 71% से अधिक। तो कहा यह गया कि
जो एनडीए की जो जीत हुई, प्रचंड जीत हुई, उसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, बहुत बड़ी भागीदारी है। भागीदारी तो वाकई है, उन्होंने करीब करीब 9% ज्यादा वोटिंग की, है ना, उसमें हिस्सेदारी ली, मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन ना उनको टिकट देने में ये दल आगे थे, ना उसके बाद मंत्रिमंडल में जगह देने के आगे थे। सत्र के दौरान जो भाषणबाजी हुई, उसमें तो ये कहा गया कि 2029 से तमाम विधायिका में, है ना, विधानसभाओं में, संसद में, यानी लोकसभा में, उनको हम उनकी भागीदारी दे दें, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया जा रहा है ना। पक्ष विपक्ष की बात छोड़िए, विवाद को छोड़िए, क्योंकि ये इसमें सभी शामिल हैं, कोई भी न्याय नहीं करते हैं, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा यहाँ पे सत्ता पक्ष से उठ जाता है, क्योंकि उसकी तरफ से ये संशोधन प्रस्ताव लाया गया था और जिम्मेदारी डाली गई कि भाई विपक्ष इसे पारित नहीं करना। तो आप वो काम तो कम से कम कर सकते हैं ना जो आपके हाथ में है। संशोधन विधेयक नहीं पारित हुआ, ठीक है, लेकिन आप कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि जो देखिए बिहार में आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, वहां अपने तौर पे एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे। केवल 5 ही क्यों, 35 लोगों का जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री को लगाकर जो स्ट्रेंथ है, उसमें 5 महिलाएं हैं। देखिए खालिद जी, इसी पर जो आपने कहा है ये सच है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि होगा कैसे। देखिए, नहीं होगा कैसे, मतलब फैक्ट्स को भी समझना, आपको बता रहे होगा कैसे, फैक्ट्स को भी प्रेजेंट करना जरूरी है। विधानसभा में महिलाएं जब तक अधिक से अधिक संख्या में चुनकर नहीं आएंगी, विधानसभा में महिलाओं का चुन कराना जरूरी है, प्रबुद्ध महिलाओं का चुन कराना जरूरी है। आप तो अधिकांश तो देखिए टिकट देने में ही कोताही होती है, महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो परिवारवाद के वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के चक्कर में उनको टिकट मिल जाता है। वास्तव में वो कितनी योग्य हैं, उनकी योग्यता पर भी सवाल उठाया जा सकता है, जैसे अन्य जो वंशवादी पार्टियों पर हम लोग सवाल उठाते हैं जी। तो आप एक फैमिली मेंबर के रूप में चुनाव लड़ गए या कुछ भी हुआ, तो सबसे बड़ी बात है कि योग्य महिलाओं, और दूसरी बात आपने कहा कि मंत्रिमंडल में जगह देने की सवाल से पहले तो यह सवाल है कि टिकट तो दीजिए, पहले बड़ी संख्या में महिलाएं लड़के तो आए। आप ये देखिए कि आधी आबादी के वोट की जरूरत सबको रहती है, लेकिन आप जातीय समीकरण साधते हैं, धार्मिक समीकरण साधते हैं, लेकिन महिला का समीकरण साधने की जरूरत नहीं है, किसी को भी, किसी भी दल को नहीं है। इसलिए कि लोग जानते हैं कि महिलाएं अपने लिए, अपने हक के लिए उस तरह से नहीं लड़ पाती हैं जितना अन्य जातियां और जो धार्मिक जो समीकरण है या समुदाय है वो खड़े होते, तो नहीं लड़ती हैं। इसलिए ये दूसरी बात, अब नारी शक्ति वंदन बिल आया नहीं आया छोड़िए, हर पार्टी अपने स्तर पर तो ये फैसला कर ले कि कम से कम 30% महिलाओं को हम टिकट देंगे लड़ने के लिए, 30% महिलाओं को देंगे। दूसरी जो महिलाएं होंगी वो कोशिश करेंगे कि योग्य महिलाओं को टिकट दिया जाए, न कि किसी की पत्नी, किसी की बेटी के नाम पर टिकट मिल जाए। तो मंत्रिमंडल में आप जगह तब देंगे जब बड़ी संख्या में विधायक कितनी चुन के आई हैं, आप ये भी देखिए ना जी। बड़ी संख्या में। दूसरा, एक तो ये सवाल, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम आपसे पूछना भी चाहेंगे, आमतौर पर मंत्रिमंडल में जगह मिल भी जाती है तो देखिएगा कि वैसे ही महिला और बाल विकास मंत्रालय, चाहे इस टाइप के छोटे मोटे ऐसे मंत्रालय जो थोड़ा सा कम महत्व के हैं या सॉफ्ट मंत्रालय माने जाते हैं, उन्हीं में महिलाओं को रखा जाता है। चैलेंजिंग काम उनको नहीं दिया जाता है। उनको गृह क्यों नहीं मिलेगा भाई, उनको डिफेंस क्यों नहीं मिल सकता है, उनको वित्त क्यों नहीं मिल सकता है, बड़े मंत्रालय क्यों नहीं मिल सकते हैं? तो उसपे भी वो सवाल उठ के खड़ा होके सामने आ जाता है कि उस तरह की महिलाओं को सदन में आने पहले देंगे तब तो आप चुनाव कीजिएगा। सदन में आप आने ही नहीं देते हैं तो चुनाव क्या करेंगे? देखिए सुनीता जी, आप कह रही हैं कि अच्छा मंत्रालय मिलना चाहिए। मेरा तो छोटा सा जो सवाल ये है कि जो चीजें मेरे हाथ में है ना, हम जो कर सकते हैं कम से कम वो तो करेंगे। हमारे अगर आप बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार देखें, क्योंकि उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है कि बहुत ही रिसेंट है, बंगाल की भी बात कर लेते हैं हम लोग। बंगाल में अलग अलग पार्टियों ने कितने लोगों को टिकट दिया। आप टिकट का सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठा रही हैं, वहां पे विनेबिलिटी फैक्टर हो जाती है।
तो जो आरक्षण जो है हम लोग वहां से एक लाइन लाने की बात कर रहे हैं। खालिद जी हम उसमें जोड़ेंगे, फिर आप अपना कंक्लूड कीजिएगा। सिर्फ टिकट का ही सवाल अहम नहीं है, पार्टियों में संगठनात्मक स्तर पर महिलाओं को कितना लीड रोल दिया जाता है। संगठन में भी उनकी हिस्सेदारी बहुत कम रहती है, उनको लीड रोल नहीं दिया जाता है। तो आपको ग्रास से शुरू करना होगा ना, जमीन से शुरू करना होगा। अब आप अपनी बात आगे कंप्लीट। बिल्कुल सही कहा आपने। संगठन में उनको 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 तो जगह ही नहीं है, उनकी तो भूमिका किस तरह, जो महिलाएं हैं संगठन में उनकी तो भूमिका हम यही देखते हैं कि वो स्वागत भाषण देती हैं, या फिर स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं, या फिर उनके हाथों में जो है बुके होता है, वो जो है उठा कर नेता लोगों को सम्मानित करते हैं। तो ये भूमिका वहां पे तय कर दी जाती है। तो मैं इस पे आ रहा हूं, मैं जो अभी की जो हकीकत है मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, इसीलिए मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूं कि बिहार में अगर आप देखें तो आप कह रहे थे कि महिलाएं कितनी जीती। बीजेपी से 11 महिलाएं जीती, 11 विधायक, है ना। जेडीयू से 8 विधायक, ठीक है। तो ये देखिए कंसेप्ट देखिए आप कि उसमें से आपने कितने लोगों को मंत्री पद दिया, और मंत्री पद किसको दिया आपने? श्रेयसी सिंह जिनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, रमा निषाद जिनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। अगर ये तो बीजेपी की 2 महिलाएं हैं, उनकी हमने बात की। दिग्विजय सिंह की पुत्री है श्रेयसी सिंह। रमा निषाद कौन है? रमा निषाद कैप्टन जयनारायण निषाद की बहू है, अजय निषाद की पत्नी है। तो वहां भी पारिवारिक बैकग्राउंड देखिए आप उनका। तो इनको हम आगे लाने के लिए वंदन अधिनियम ला रहे थे क्या? पहला सवाल तो ये है। दूसरा, अगर इनकी 3 जो जेडीयू के शामिल हैं महिलाएं, श्वेता गुप्ता, है ना, वो शिवहर से विधायक हैं और संभ्रांत परिवार से, उनका भी बैकग्राउंड आप देखिए। इनके आरक्षण के लिए हम चिंता कर रहे हैं क्या? इसके अलावा जो शीला मंडल है, शीला कुमारी, उनका देखिए आपने पारिवारिक ग्राउंड। लेसी सिंह है, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड देखिए आप। तो सब पॉलिटिकल सर्किल से ये लोग आ रहे हैं और इन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बाकी जो बातें होती है, मेरा सवाल सुनीता जी यही है कि जो चर्चा होती है इतने बड़े पैमाने पर भाव भंगिमा के साथ, तो वो ढकोसला है ना। अगर बंगाल के चुनाव की आप बात करें तो 2021 का जो चुनाव हुआ था, अगर हम बीजेपी का ही उदाहरण लें, क्योंकि बीजेपी ने वंदन अधिनियम की खूब चर्चा की और इसको नारी शक्ति से जोड़ा, नारी शक्ति के सम्मान से जोड़ा, तो सवाल तो उन पे सबसे ज्यादा उठेगा ना। तो बंगाल में आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? 34 महिलाओं को टिकट दिया, ठीक है। और ये संख्या पिछले चुनाव से कम थी। आप टिकट का सवाल उठा रही थी ना। वंदन अधिनियम की चर्चा कितनी हुई इसी चुनाव के बीच में? स्पेशल सेशन, 2 दिनों का स्पेशल सेशन, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आपकी स्थिति कहां दिख रही है? पिछले 2021 में 38 कैंडिडेट आपने दिए थे, इस बार 34 कैंडिडेट आपने दिए। उसमें से जीते कितने, ये अलग सवाल है। मंत्रिमंडल तो अभी पूरा विस्तार वहां पे नहीं हुआ है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वहां पे, उसमें जो सीमित है उसमें 1 महिला को शामिल किया, तो रिप्रेजेंटेशन मिला। लेकिन अगर उसको रेशियो में देखें आप तो वहां भी नहीं है। 5 लोग अगर हैं तो उसमें 20% के आसपास आता है। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि देखिए ढकोसला नहीं करना चाहिए। महिलाओं को ये बात समझनी है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नाम पे राजनीति की जा रही है। तो आपको पॉलिटिकल पार्टियों से अलग हटकर एक अपनी आवाज बनानी चाहिए अक्रॉस द लाइन। कास्ट से अलग हटकर, धर्म से अलग हटकर, समुदाय से अलग हटकर, वर्गों से अलग हटकर, पॉलिटिकल पार्टियों से अलग हटकर आपको अपनी आवाज बहुत जोर ढंग से बुलंद करनी होगी और ये कहना होगा कि भैया हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम वोटिंग में तो भाग ले रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भागीदारी मेरी ईमानदारी के साथ सुनिश्चित की जाए। केवल वंदन अधिनियम पे चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो खालिद जी आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, सिवाय इस एक बात के कि बीजेपी को ही नहीं सबको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि किसी और दल ने बहुत ज्यादा हिस्सेदारी दे दी है। सबसे ज्यादा ममता दीदी भी काफी लंबे समय से शासन में रही हैं। उनके शासनकाल में भी बहुत ज्यादा मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी नहीं देखी गई, चाहे और भी विपक्षी पार्टियों का शासन लंबे टाइम नहीं। अब बैलेंसिंग आप टिकट की बात कर रहे थे तो मुझे बोलने पे आपने मजबूर कर दिया। थोड़ी सी असहमति यहाँ पे दिखाने दीजिए। नहीं देखिए, हम लोग ममता बनर्जी ने कम से कम 52 कैंडिडेट खड़े किए। देखिए अब ये देखिए फिगर। नहीं देखिए, ये तो
इस पर अब चर्चा हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो उस फिगर पर जाएंगे तो फिर पूरे नेशनल वाइज फिगर उठाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देनी पड़ेंगी। कैंडिडेट थे तो क्या थे, मंत्रिमंडल में कितने लोग थे, ये हम किसी पार्टी के सपोर्ट करने के लिए या विरोध करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य किसी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना, नहीं खड़ा करना नहीं है। ये सार्वजनिक है, सभी बातें हैं कि महिलाओं के साथ सभी दलों ने महिलाओं के साथ सिर्फ उनके हित की बातें की हैं, काम किसी दल ने नहीं किया। जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर किसी दल ने काम नहीं किया, चाहे वो कोई हो, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष की भी सरकारें बहुत जगह है, यहाँ भी रही है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी हिस्सेदारी। देखिए सुनीता जी, सवाल जो है ना, डेमोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा सवाल किए जाते हैं वो सत्ता पक्ष से किए जाते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। मेरे ये कहने का मतलब और जो वंदन अधिनियम है, वंदन अधिनियम का प्रस्ताव है, वो रवि जी, खालिद जी, सुनीता जी, दिवाकर जी, रहमान साहब जो हैं वो लेकर नहीं आए थे, ये सत्ता पक्ष की तरफ से ही आया था। तो उनसे सवाल तो करना ही होगा और उन्हें पहले उदाहरण पेश करना होगा। मेरा कहना सिर्फ केवल इतना ही है। चलिए हम लोग चर्चा को यही विराम देते हैं, चूंकि समय हो गया है। मुख्य बात यह है कि महिलाओं को सिर्फ बातें नहीं चाहिए, अब सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी चाहिए, टिकट और संगठन में भी हिस्सेदारी चाहिए। आप लोग यदि महिलाओं का वोट ले रहे हैं, महिलाओं के वोट से आपकी सरकारें बन रही हैं, तो आपको भी इस पर ध्यान देना होगा कि महिलाओं को आप कितनी भागीदारी दे रहे हैं। इसको दिए बिना सिर्फ महिला हित की बातें करने से अब महिलाएं संतुष्ट नहीं होने वाली हैं और देर सवेर महिलाएं भी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग जरूर होंगी, सतर्क जरूर होंगी और जो पार्टी उनके लिए ज्यादा सोचेगी वो उन्हीं को वोट करेंगे। एक लाइन में कहना चाहूंगा कि शोभा की वस्तु समझना की जो सोच है वो बदलनी होगी पुरुष समाज को, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, सामाजिक सिस्टम हो। महिलाएं शोभा की वस्तु नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारी चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।